नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और आज का दिन काफी बिजी दिन है क्योंकि आज 4 राज्यों में विधानसभा के मतदान हो रहे हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मतदान हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल और असम की अगर बात करें तो यहाँ पर तीसरे चरण के मतदान हो रहे हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला यहाँ पर पहले चरण के हो रहे हैं और यहाँ पर इस पहले ही चरण में मतदान खत्म हो जाएंगे, यानी कि एक ही दिन में इन तीनों राज्यों की कहानी खत्म हो जाएगी। आज आसाम का भी जो वोटिंग हो रहा है वो भी आखिरी दौर का है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ अब पश्चिम बंगाल बच जाएगा जहां पर 8 चरणों में मतदान होने हैं। पश्चिम बंगाल की तमिलनाडु की 234 सीटों पर मतदान हो रहा है। पुडुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है और हाल ही में यहाँ पर काफी बड़ा डेवलपमेंट हुआ था, नारायणसामी की सरकार गिर गई थी, उसके बाद यहाँ पर अब चुनाव हो रहे हैं। 30 सीटों पर चुनाव होंगे। असम की अगर बात करें तो असम में आज 40 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 31 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं और केरल की अगर बात करें तो केरल में 140 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। और अभी तक जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं उन आंकड़ों के मुताबिक लगभग 10% के आसपास वो वोटिंग कई सारे राज्यों में हो चुकी है। आंकड़े सबके अलग अलग हैं लेकिन मैक्सिमम 10 से 15 के आसपास की परसेंटेज की वोटिंग इस वक्त लेफ्ट पार्टी और एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में यहां पर कड़ी टक्कर है। एलडीएफ यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी जो कि नारायणसामी जिनका नेतृत्व कर रहे हैं, यूडीएफ जिनका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है और तीसरी पार्टी यहां पर है बीजेपी। हालांकि बीजेपी के लिए यह कहा जा रहा है कि बीजेपी यहां पर अपना जो एक सीट है वो भी बचाने में कामयाब नहीं होगी। हालांकि ई श्रीधरन को उन्होंने अपना फेस बनाया है जो कि मेट्रो मैन के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन उनका भी यहां पर कितना जादू चलेगा ये देखना जरूरी है। केरल की अगर बात करें तो यहां पर टफ फाइट यूडीएफ और एलडीएफ के बीच है। यहां पर कांग्रेस के लिए इज्जत का सबब यह बनता है क्योंकि केरल से ही राहुल गांधी सांसद है, वायनाड से सांसद हैं और ऐसे में राहुल गांधी के सामने ये भी चैलेंज है कि जिस राज्य के वो सांसद हैं उस राज्य में उनकी सरकार बनती है या नहीं। तो पिछले कुछ वक्त में केरल में देखा गया है कि राहुल गांधी का जो फैन फॉलोइंग है वो काफी हद तक बढ़ते जा रहा है। लेकिन लेफ्ट पार्टीज की अगर बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी की अगर बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी ने यहां पर पूरी तरह से अपना दबदबा बना कर रखा हुआ है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो पिनराई विजयन की जो सरकार है वो एक बार फिर से आ सकती है सत्ता में और काफी कॉन्फिडेंट है पिनराई विजयन। और पिनराई विजयन की अगर बात करें तो पिनराई विजयन अगर इस बार एक बार फिर से चुनकर आ जाते हैं केरल में तो कम्युनिस्ट पार्टीज को कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा एक माइलेज मिल सकता है क्योंकि हमारे देश के बाकी हिस्सों की अगर बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ केरला में ही सबसे दमदार रही है और अगर यहां से भी चली जाती है तो उनके अस्तित्व पर सवाल उठने लगेगा। पश्चिम बंगाल में एक वक्त तक केरला कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा हुआ करता था लेकिन अब केरल तक ही सीमित है और अगर ये चुनाव पिनराई विजयन जीत जाते हैं तो पिनराई विजयन एक बड़े नेता कम्युनिस्ट पार्टी में उभरते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बात करेंगे तमिलनाडु की अगर जब हम बात करते हैं तो तमिलनाडु में एक बदलाव इस वक्त देखा जा रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि यहां पर इस बार बदलाव आएगा और कांग्रेस और डीएमके की जो सरकार है वो यहां पर बनेगी। हालांकि डीएमके जो है वो बड़ी पार्टी है, कांग्रेस एक तरह से सपोर्टिव पार्टी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के जो नेता थे यहां पर उन्होंने ये कहा था कि हम अगर यहाँ पर जीत भी हो जाती है डीएमके की और कांग्रेस की तो किसी भी सीट या फिर मंत्री पद की वो ख्वाहिश नहीं रखते, यानी कि वो मंत्री पद नहीं मांगेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि तमिलनाडु में इस वक्त अगर देख लिया जाए तो एआईडीएमके को इस वक्त जो बोझ उठाना पड़ रहा है वो बीजेपी का बोझ उठाना पड़ रहा है। बीजेपी की जब हम बात करते हैं तो
बीजेपी तमिलनाडु में एक तरह से लाइबिलिटी बनती हुई जा रही है। ऐसा ही एक इमेज बन चुकी है। जो कम्युनिस्ट बीजेपी यहाँ पे एक तरह से एंटी तमिल पार्टी है और इसी के चलते बीजेपी को लेकर एक नाराजगी है और इसका खामियाजा एआईडीएमके को उठाना पड़ सकता है। एआईडीएमके जितना हो सके खुद को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। इसके अलावा पुडुचेरी की अगर बात करें तो पुडुचेरी में इस बार समीकरण जो है वो बदल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर माहौल बना था, जिस तरह से छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 15 के आसपास है, यहाँ पर जो जीत का आंकड़ा होता है वो है, तो ऐसे में एआईडीएमके जो है हो सकता है कि यहाँ पर अपनी जीत हासिल करें। ज्यादा मैक्सिमम सीट्स एआईडीएमके के हाथ में आ सकती हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल सकता है और कांग्रेस ने इसके पहले भी आपको बता दें कि जो अपनी सरकार बनाई थी उस सरकार में गठबंधन की सरकार थी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल एक काफी इंटरेस्टिंग, और देश की अगर बात करें तो देश इस वक्त पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के कई सारे मायने हैं। अगर ममता बनर्जी यहाँ पर जीत जाती हैं तो ममता बनर्जी एक नेशनल लीडर के तौर पर उभर सकती हैं, जो 2024 में पूरे अपोजिशन का नेतृत्व करे। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की अब ऐसा लगता है कि विपक्ष में एक ही ऐसे नेता है जिसकी छवि फाइटर की तरह है, और ऐसे में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक बार फिर से जीत जाती है तो ममता बनर्जी का भी कद काफी बढ़ जाएगा और हो सकता है कि 2024 में वो पीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ी हो। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ये भी बातें चल रही थी कि 2024 में ममता बनर्जी बनारस में लड़ेगी। ये कितना आगे चल के ये सही साबित होता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में एक काफी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पश्चिम बंगाल में हमेशा से ही जो लड़ाई होती थी वो इनसाइडर लड़ाई होती थी, यानी कि टीएमसी और लेफ्ट पार्टीज, कांग्रेस लेफ्ट पार्टीज, इस तरह की इंटरनल लड़ाई होती थी। लेकिन इस बार ये जो चुनाव है ये इंटरनल लड़ाई है ही नहीं। यहाँ पर बीजेपी एक आउटसाइडर के तौर पर आई हुई है और पूरी दम के साथ आई हुई है, और यहाँ पर जो पिछले चुनाव में 3 सीटें मिली थी बीजेपी को, अब बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाने तक का दावा कर रही है। अगर सरकार नहीं भी बनती है तो बीजेपी को अच्छी खासी सीटों पर फायदा हो सकता है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में अगर देख लिया जाए तो ममता बनर्जी को नुकसान और उनकी पार्टी को नुकसान क्यों हो सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल ये जो चुनाव इस वक्त बना हुआ है, ये जो चुनाव बना है बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की पार्टी की सबसे कमजोर बात यह है कि ममता बनर्जी के अलावा वहां पर कोई जिसकी इमेज ममता बनर्जी के कद की हो। दूसरी बात यह है कि जो बूथ लेवल पर, जो कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर जो कट मनी वाला मामला था, जो कमीशन वाला मामला था, वो काफी हद तक ममता बनर्जी की पार्टी पर असर करता हुआ नजर आया है। और यही कारण है कि ममता बनर्जी इस बार ये चुनाव में ये कह रही है कि सभी की सभी सीटों पर जो ये लोगों से जाकर ये अपील कर रही है कि आप ये सोचिए कि सभी की सभी सीटों पर मैं खुद लड़ रही हूं। यानी कि ममता बनर्जी का कहना है कि आप मुझे देखकर वोट दें। इसी तरह से आपको बता दें कि गुजरात में हुआ करता था, जब नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे, वो कहते थे कि आप कैंडिडेट्स को मत देखिए, मुझे देखिए, ये सोचिए कि सभी की सभी सीटों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। तो वो जो कैंडिडेट्स की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कहीं ना कहीं एक पॉपुलर चेहरे के जरिए कम करने की कोशिश की जा रही है, और ममता बनर्जी इसे पूरी तरह से पूरे चुनाव को जो है अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। अब ममता बनर्जी के ऊपर केंद्रित करना इस चुनाव को बीजेपी के लिए भी किस तरह से फायदेमंद है ये भी मैं आपको बता देता हूं। एक तो पहले ये बताता हूं कि ममता बनर्जी के लिए फायदेमंद कैसे है, क्योंकि ममता बनर्जी की एक छवि फाइटर वाली छवि है, एक भूमिपुत्र वाली छवि है और एक दमदार नेता वाली छवि है। तो लोग ममता बनर्जी को देखकर वोट देंगे, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। और बीजेपी का एक चेहरा जो है वो कहीं ना
कहीं ये बताया जा रहा है कि बीजेपी जो है वो बाहर की पार्टी है। तो ममता बनर्जी अपने चेहरे के दम पर यहां पर ज्यादा से ज्यादा वोट इकट्ठा करने की कोशिश में लगी हुई है। अब बीजेपी का फायदा कैसे होगा ममता केंद्रित इस चुनाव को बनाकर? दरअसल ये जो पश्चिम बंगाल था, यहां पर जो चुनावी जमीन अभी से नहीं बल्कि 2019 के पहले से बनानी शुरू हो गई थी। अमित शाह ने पहले से ही कहा कि उनका टारगेट पश्चिम बंगाल है और वो लगातार वहां पर कोशिश कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जिस तरह से जय श्री राम के नारे लग रहे थे, तो उस वक्त ममता बनर्जी ने कई जगहों पर गाड़ी रुका दी और लोगों पर वो चिल्लाने लगी। तो एक तरह की वो भी एक छवि बनती चली गई कि ये इस तरह से भड़कने की जरूरत नहीं थी। और जिस तरह से ममता बनर्जी भड़की थी जय श्री राम के नारे पर, उस तरह से अब आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने उसे पूरा कैंपेन का हिस्सा बना लिया। हर जगह जय श्री राम के नारे लगने लगे। तो जो हिंदू सेंटिमेंट्स थे बंगाल में, उसे कहीं ना कहीं कैच करने की कोशिश की गई। इसके अलावा कई लोगों ने यह कहा कि ये राम का ये प्रदेश है ही नहीं, यहाँ पर तो दुर्गा पूजा होती है, यहाँ पे जय श्री राम कहा नहीं जाता है। लेकिन एक तबका ये भी है जो बाहर से आकर पश्चिम बंगाल में सेटल हुआ है। यहाँ पर बिहार के लोग हैं, यहाँ पर यूपी के लोग हैं। यहाँ सेंटिमेंट रहा है जो जय श्री राम की बात करता है, राम को पूछता है। तो जो ये कहा गया था कि राम तो हमारे यहाँ पर तो दुर्गा पूजा होती है, ये सब जो बातें कही गई थी टीएमसी के नेताओं, टीएमसी के सपोर्टर्स की तरफ से, तो ये भी कहीं ना कहीं एक एंटी टीएमसी जो सेंटिमेंट है वो बन गया और बीजेपी के लिए ये फायदेमंद हो गया। कई लोग ये कहते हैं कि राम के बारे में यहाँ पर इतनी बात ही नहीं होती थी, लेकिन आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल राजा राम मोहन रॉय, जिनके नाम में भी राम है, वो भी खुद पश्चिम बंगाल से आते थे। तो ये कह देना कि सिर्फ दुर्गा माता की ये जमीन थी, तो ये भी कहीं ना कहीं एक टीएमसी के लिए उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इस तरह से पश्चिम बंगाल में माहौल बने हुए हैं। लेकिन ओपिनियन पोल्स का ये कहना है कि ओपिनियन पोल्स जो है वो टीएमसी के हक में है। हालांकि कई सारी सीटों का नुकसान यहां पर होगा। असम की अगर बात करें तो असम में ये कहा जा रहा है कि इस बार जो बीजेपी की जो सरकार है वो यहां से जा सकती है। यहां पर कांग्रेस और AIDUF बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है वो और बोडो पार्टी जो है वो मिलकर यहां पर सरकार बना सकती है। हालांकि इस पूरे अगर पुडुचेरी छोड़ दी जाए, बाकी 4 राज्यों की अगर बात करें तो यहां पर जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक पॉपुलर फेस बनते हुए नजर आए हैं। ये जो पेंडेमिक का दौर था, ये जो पेंडेमिक के दौर में हमने देखा कि जो मुख्यमंत्री थे सभी राज्यों के, उन मुख्यमंत्रियों ने एक अच्छी खासी अपनी छवि बनाने की कोशिश की और काफी हद तक वो कामयाब भी हुए। तमिलनाडु में पलानीसामी, उन्होंने अच्छा खासा काम किया। लोग उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि घर घर तक राशन, जो अपीसमेंट तरह की चीज होती है, जो लोगों को घर तक पहुंचा देना और लोगों की मदद करना, ये काफी अच्छा किया गया है। असम में अगर बात करें तो असम में भी जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, हालांकि मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा का भी एक अच्छा खासा इमेज रहा है। हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने काफी काम किया। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी, जिस तरह से हमारे जो रिपोर्टर है पश्चिम बंगाल में लोगों से बात करें तो उन्होंने बताया था कि पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी घर घर तक राशन दिया। पिनराई विजयन की तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से पेंडेमिक में उन्होंने काम किया, तो केरला मॉडल जो है वो लगातार जो है एक पूरे देश के लिए आदर्श बनता हुआ नजर आया है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने यह ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें।
ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।